मित्रों, आज के हमारे वीडियो का मुख्य जो टॉपिक है, जैसे कई लोगों का एक प्रश्न आता है, पुत्र प्राप्ति का योग यानी संतान प्राप्ति योग उनके पास है या नहीं है, उनकी लग्न दशा के अनुसार, और कब बनेगा, गर्भ धारण का सही समय क्या होना चाहिए। ये कुछ मुख्य प्रश्न अधिकतर आते हैं जिनको पहले से जैसे कन्या होती है, एक दो या तीन हो गई है, तो उनके पास ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। और आज हम आपको लग्न व्याख्या के अनुसार कुछ बातें बताना चाहेंगे कुंडली की दशानुसार। देखिए, इसमें जैसे किसी की लग्न, जैसे लग्न चक्र जो होता है वो आपके पूर्ण भाग्य भविष्य फल का परिचय होता है। और सबसे पहले ग्रह की जो परिस्थितियां होती हैं इसको जान लेना यानी इसका विचार करना आवश्यक होता है। और जैसे जितनी राशियां होती हैं, 1 से लेकर 12 तक जितनी राशियां होंगी, सभी राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं और उन ग्रहों की जाति होती है। और उसी जाति के अनुसार आपको उस लग्न दशा में जिस भाव में वो बैठे होते हैं, तो उसी संतान का योग उस जातक के जीवन में 100% प्राप्त होता है। देखिए, आप यहाँ अब जितने राशि देख रहे हैं, सभी के आपको स्वामी मिलेंगे। मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र, सभी स्वामी आपको यहाँ दिखेंगे। और सभी के लिए जो जाति है, यानी मंगल पुरुष जाति के ग्रह हैं, शुक्र स्त्री जाति के हैं, और बुध भी स्त्री जाति पुरुष जाति दोनों के ग्रह हैं। तो जितनी जाति हैं सभी के ग्रह आपको हमने बताए हैं इसमें लिखकर। और कुंभ जो है, जो कुंभ राशि में शनि का पुरुष जाति का ग्रह होता है, लेकिन गर्भपात भी कराता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है कि कुंभ राशि में शनि शुभ होने पर पुत्र का सुख देते हैं और अशुभ होने पर गर्भ नष्ट करते हैं। और इस प्रकार राहु केतु के पंच भाव होने पर भी गर्भ नष्ट हो जाते हैं, यानी सर्प दोष होता है। और इसी कारण से नपुंसक ग्रह की योनि में राहु केतु आए माने जाते हैं, यानी इनको नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। तो ये अगर आपके संतान भाव में इनका स्थान बन जाता है, तो उस जातक के जीवन में संतान सुख प्राप्ति में बाधा होगी, गर्भ नष्ट हो जाएगा, या विवाह के बाद काफी समय तक कोई संतान की प्राप्ति उनको नहीं होगी। तो ये राशि होती है। देखिए, एक मुख्य रूप से अगर बता दें तो चंद्र, और जैसे चंद्र आप देख रहे हैं, चंद्र और शुक्र, ये दोनों ग्रह जो होंगे ये अक्सर स्त्री जाति के ग्रह माने जाते हैं। और सूर्य, मंगल और गुरु ये पुरुष जाति के ग्रह हैं। तो इनके हिसाब से हम पहले लग्न देखते हैं। जैसे लग्न में आप देखते होंगे तो अंक होते हैं, और अंकों के हिसाब से राशियां भी बैठी होती हैं। अब जैसे हम एक गणना कर ले, आपका ये पंच भाव है, ये पांचवा भाव जिसे पंच भाव कहा जाता है, पंच भाव। और ये जो होता है पंच भाव, ये आपके संतान का घर है, यानी इसी ग्रह से इसी भाव से संतान का विचार किया जाता है। और इसके बाद ये अष्टम भाव जो आप देख रहे हैं कुंडली का, अष्टम भाव, ये अष्टम भाव है, इससे भी आपके संतान का विचार किया जाता है। और जैसे आपके अंक में, यानी लग्न में पंच भाव में अंक कोई, जैसे यहाँ आप एक मान लीजिए, एक गिनती आपकी लिखी हुई है, तो एक, यहाँ एक का हम पहले यहाँ देखेंगे तो एक है मेष, राशि मेष है, मंगल है और जाति पुरुष है। यानी एक अंक अगर किसी के लग्न में पंच भाव में है तो उसको संतान सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब इसी तरह से आप विचार कर लीजिए, जितने भी, देखिए, सम राशियां जो होती हैं, सम अंक की राशियां, वो पुरुष जाति की राशियां होती, और विषम अंक की राशियां स्त्री जाति की होती। जैसे 1 हो गई, 3 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, ये सम राशि की मतलब राशियां हैं। और विषम राशि की राशियां, विषम जाति की, वो आपको इसके अलावा मिलती हैं। तो इसके हिसाब से अब अभी यहाँ पर जैसे आप एक गिनती के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए पुरुष का कारक ग्रह बन रहा है। और अगर इसके बाद हम चलें तो मान लीजिए यहाँ आपका 3 गिनती है, अंक 3 आपका बन रहा है। 3 में यहाँ मिथुन देखेंगे, जो स्त्री पुरुष दोनों के कारक ग्रह योग बन रहे हैं, यानी दोनों की जाति इसमें मिल रही है। और इससे ये होता है कि जैसे जिनको पुत्रियां होती हैं तो उनको पुत्र भी मिलेगा, यानी दोनों कारक ग्रह आपको 3 अंक बना रहा है, उसका स्वामी और उसके जो जाति ग्रह हैं, उसकी राशि और उसके स्वामी ग्रह। और इसके बाद अगर ग्रह की बात करें, देखिए, गुरु अगर किसी की कुंडली में लग्न में बैठे हुए, जैसे यहाँ गुरु आपके हैं,
या फिर यहाँ गुरु आपके हुए, या पंच भाव में भी गुरु का स्थान बन रहा है। और इसके बाद अगर केतु की दशा, जैसे कुंडली में केतु आपका यहाँ बैठा हुआ है और या फिर केतु आपके यहाँ बैठे हुए हैं, तो गिनती जो आपकी एक गिनती देखी जाती है वो उल्टी गिनती गिनी जाती है। देखिए, कुंडली का ये पहला भाव होता है, प्रथम भाव जिसे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ तक 12 भाव होगा। अब यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, छठवां भाव यहाँ बन रहा है, यानी केतु की जो छठवीं दृष्टि है वो गुरु के ऊपर जा रही है। तो गुरु आपके प्रबल होते हैं। देखिए, गुरु बलवान होने से ही आपको संतान सुख प्राप्त होता है। जिनके लग्न में गुरु अगर निर्बल होंगे तो संतान सुख उनको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसके बाद गुरु आपके लग्न के दशानुसार ये देखे जाते हैं। देखिए, जैसे राशि के बाद बात करें तो राशि आपकी होती है, अंक के हिसाब से देखा जाता है, और ग्रह भी आपको देखे जाते हैं, वो आपके जैसे स्थान पर ग्रह हैं। अब अगर किसी के लग्न में गुरु उच्च भाव का है, यानी गुरु प्रबल है, उसकी राशि भी स्वयं जैसे यहाँ आपके गुरु हैं और गुरु की राशि भी बन रही है, तो समझ लें कि उसको पुत्र सुख ही सिर्फ प्राप्त होता है, कन्या योग प्राप्त नहीं होता। ऐसे पंच भाव में भी अगर गुरु हैं और उसके स्वामी भी गुरु बन रहे हैं तो उस जातक के लिए पुत्र योग का चांस अधिक होता है, और ऐसे जातकों को संतान सुख में कोई बाधा, कोई परेशानी नहीं आती है। और इस प्रकार आप कुंडली का विचार जो है वो किया जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत से समय लगते हैं, गणनाएं इसकी थोड़ा लंबी होती हैं। हम थोड़ा जल्दबाजी में आपको बता रहे हैं क्योंकि आप समझ पाए। और इसी हिसाब से जितने भी अंक होते हैं, 1 से 12 अंक, जो भी आपके लग्न के 12 भाव में जितने अंक होते हैं उन सभी की अपनी राशियां होती हैं और उन सभी राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं। और उस अंक ग्रह पर जिस भाव में आपके ग्रह बैठे हुए हैं तो उसी प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, वो संतान के प्रति हो या फिर अन्य किसी भाव में हो। जैसे अभी हमने अष्टम भाव की बात की, अगर अष्टम भाव में आपके यहाँ गुरु बैठे हुए हो या फिर सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य भी होने पर ये भी पुरुष के कारक ग्रह योग है, तब भी उस जातक को पुत्र योग प्राप्त होगा, यानी पुत्र सुख उसको प्राप्त होगा। या फिर इनकी राशि अगर बैठी हो, जैसे सूर्य या गुरु की राशि की बात करें तो इनकी राशि जैसे हो जाती है 5 नंबर, अगर देख लें इनकी राशि सिंह है। यहाँ आप देख रहे हैं सिंह राशि है। सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह हैं सूर्य हैं, और सूर्य अगर आपके बली होते हैं फिर भी आप अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त करते हैं। और देखिए, एक बात यह भी होता है कि विवाह के बाद दशाफल योग, जैसे विवाह की जो जन्म तिथि आपकी होती है तो उसके हिसाब से विवाह का योग, जैसे पति पत्नी की शादी कब हुई तो उसके हिसाब से ग्रह दशा उनके कब चलते हैं। जैसे किसी की शादी मान लीजिए 2014 में हुई, अब उन 2014 के बाद आपने संतान प्राप्ति के लिए प्रयास शुरू किया, संतान के लिए आपने प्रयास शुरू किया, और इसके बाद आपको पहली बार आपका गर्भ धारण हुआ तो कन्या हुई, कन्या की प्राप्ति हुई। अब इस दशा में आपको कन्या, जैसे 2014 में शादी हुई, आपको 2016 में आपको कन्या हुई, पहली कन्या। अब 2016 में कन्या हुई तो 2016 में आपके ऊपर गुरु और सूर्य का प्रभाव क्या था, यानी इनकी दशा स्थिति क्या थी। देखिए, ये 2016 आपके लिए चंद्र और शुक्र के दशा के अनुसार बन रहा था, तभी आपको कन्या की प्राप्ति हुई थी। और अगर इसी भाव के अनुसार जैसे जितने भी, देखिए जैसे दशनोंतरी निकाली जाती है तो दशनोंतरी आपके इन्हीं अंकों की, जो आपके लग्न में जितने भी अंक होते हैं 12 अंक, तो उसी में जैसे पंच भाव और लग्न का भाव, इन दोनों में जो भी अंक मिलेंगे उनको जोड़ लिया जाएगा। और जोड़ने के बाद जो जोड़ आता है तो उस जोड़ की राशि देखी जाती है कि उस, जैसे अभी यहाँ उदाहरण के तौर पर 2 हमने लिखा है, 1 लिखा है, 2 1 3 जोड़ लें तो 3 आएगा इसका योगफल। और 3 के हिसाब से अगर यहाँ देखेंगे तो मिथुन राशि है, और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, कारक ग्रह इनके बन रहे हैं स्त्री और पुरुष, जाति इनकी स्त्री और पुरुष दोनों की है। तो ये कहेंगे कि जैसे अगर कन्या आपको पहले हुई थी तो फिर आपको अब पुत्र भी होना चाहिए, पुत्र भी होना चाहिए। और ये कब बनेगा, जब इनकी दशनोंतरी निकाली जाएगी। दशनोंतरी का वर्ष क्या आपका रहेगा, वर्ष के मैत्री माह क्या बनेंगे। जैसे अभी 2016 में आपकी चंद्र शुक्र की दशा थी, अब इसके बाद अगर 2018
में बात करें या फिर 2019 या फिर इसके बाद विगत वर्ष 22 या 23 की बात करें, तो इसमें आपके लिए गुरु कब आपके लिए प्रभावी बन रहे हैं, गुरु और सूर्य का प्रभाव कब आपके लिए अच्छा बन रहा है, ये सबसे बड़ा विषय होता है कि इसमें गुरु और सूर्य का प्रभाव कब आपके लिए अच्छा बन रहा है। बुध भी प्रभावित होते हैं तब भी आपको संतान सुख प्राप्त होता है, लेकिन बुध उच्च के होने से संतान सुख मिलेगा, बुध नीच के होते हैं तो वो नपुंसक कारक ग्रह योग में मान लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार दशनोंतरी में आपके लिए वो वर्ष देखे जाएंगे कि वो वर्ष आपके लिए क्या होगा। अब इसके लिए जैसे आप अपनी लग्न व्याख्या देखते होंगे तो बहुत सी दशनोंतरी में आपको ग्रह नक्षत्र दिखाई पड़ते होंगे, उसी में मुख्य चीजें देखी जाती हैं कि ग्रह योग आपके लिए वर्ष, जैसे समय जो वर्ष आपके लिए वर्तमान में चल रहा है तो उसमें योग दशा आपके लिए क्या बन रही है, तो इसी के हिसाब से वो दशनोंतरी निकाली जाती है। तो इसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं कि पुत्र योग कब है, पुत्र प्राप्ति कब होगी, योग कब बनेगा, गर्भ धारण का समय क्या सही होना चाहिए। तो उसी में जैसे किसी स्त्री की लग्न व्याख्या की जाती है तो उसकी दशनोंतरी में जब गुरु और बुध या फिर सूर्य प्रभावी रहते हैं, उनका वर्ष उत्तम रहेगा, तो उसी माह में आप गर्भ धारण कर सकते हैं और उसी माह के गर्भ धारण से संतान योग की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। मुख्य रूप से यही विचार हम किसी भी जातक के लग्न में करते हैं और उसी के अनुसार आपको जानकारी दी जाती है। और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आपको थोड़ी सी फीस जमा करनी होती है, जन्म तिथि के अनुसार थोड़ी परामर्श फीस के साथ आप एक सही जानकारी इस योग के संबंध की प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये जो चीज़ें बताई जाती हैं तो बहुत से लोगों के कम समझ में आती हैं और समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत से गुणा गणित होते हैं। तो मित्रों, ये आज के लिए कुछ विशेष जानकारी थी।